नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने किस तरह से 2-4 दिन में किस तरह से आपको झूठी खबरें पेश की, यह तो आप भली भांति अब जान गए हैं। लोगों का विश्वास इन 4 दिनों में कितना मीडिया से उठा होगा, यह अभी भी आप समझ गए हैं। तो इसलिए आप उन खबरों को, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिन पर आपके लिए कोई खबर हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। वे गया में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 मई को बिहार आने की संभावना है। पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का ये चौथा बिहार दौरा होगा। इस बार वे गया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके साथ बिहार आ सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे से राज्य में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। नेता पार्टियों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इन दौरों का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जहां एक और एनडीए ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना ली, वहीं महागठबंधन के प्रमुख घटक दल भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार राज्य भर का दौरा कर रहे हैं और चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी बड़े नेता का पहला बिहार दौरा है। ऐसे में राहुल गांधी की बिहार यात्रा के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का दौरा किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर भारतीय लोगों में पड़ोसी मुल्क को लेकर काफी गुस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही है। इसी बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ। भीड़ ने कराची नामक बेकरी शॉप पर हमला कर दिया। घटना के बारे में दुकान के मालिक ने कहा कि लोगों ने दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए हमला किया। वीडियो में कई सारे लोग हाथों में डंडा लिए दुकान के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग दुकान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए तेलंगाना पुलिस ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भीड़ ने हैदराबाद में कराची बेकरी की एक शाखा में कथित तौर पर तोड़फोड़ की। इस दौरान उन्होंने मालिकों से दुकान का नाम बदलने की मांग की है। कराची बेकरी का नाम पाकिस्तान के कराची से लिया गया, लेकिन इसे एक भारतीय परिवार चलाता है जो विभाजन के दौरान हैदराबाद चले गए लोगों के वंशज। बेकरी की स्थापना 1953 में हैदराबाद के मोजमजही मार्केट में की गई थी। बेकरी के मैनेजर ने कहा कि हम एक भारतीय प्रतिष्ठान है, हमें पाकिस्तानी नहीं कहा जा सकता है और हर मुसलमान को पाकिस्तानी कैसे कहा जा सकता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे सैन्य कार्रवाई को रोकने पर सहमति बनी। इसी निर्णय को लेकर दोनों देशों के बीच अगली औपचारिक बातचीत 12 मई को डीजीएमओ स्तर पर होनी है। हालांकि इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर सीज फायर को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अपना एक्स यानी पूर्व ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। ट्रोलिंग में की गई टिप्पणियां बेहद अभद्र और व्यक्तिगत थी, जिनका कोई आधार नहीं था। इसके बाद से कई वरिष्ठ राजनीतिकों और नेताओं ने मिस्री के समर्थन में आवाज उठाई। यहां तक कि विक्रम मिस्री की बच्ची के लिए भी कुछ अनाप शनाप कहा गया। यानी कि ये ट्रोलर, पहले मिसेस नरवाल को उन्होंने ट्रोल किया, अब विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जा रहा है। यानी कि इनसे अब कोई बचने के लायक नहीं रहा है। पूर्व विदेश सचिव ने इस व्यवहार को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक समर्पित राजनीतिक और पेशेवर अधिकारी को निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा सरकार का निर्णय, जिसे कार्यपालिका निर्देश पर अधिकारी लागू करते हैं। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस जहरीली नफरत को रोकना होगा। हमें अपने राजनीतिकों के पीछे एकजुट होना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस प्रकार की ट्रोलिंग शालीनता की हर सीमा को पार कर चुकी है, लेकिन उनका क्या होगा, किस प्रकार होगा, अभी तक हम नहीं कह सकते हैं। यमुना नदी का महज 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है और यमुना के प्रदर्शन का 80% हिस्सा दिल्ली से मिलता है। यमुना को साफ करने के लिए अब तक 8,372 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इतने खर्चे से दिल्ली में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और नतीजा है कि देश की राजधानी से गुजरने वाली यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है। यानी 8,372 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदी है।
विडंबना यह कि दिल्ली सरकार का दावा है कि उसके पास पानी को साफ करने का इतना बड़ा बुनियादी ढांचा है कि वह दिल्ली में पैदा होने वाले गंदी पानी का 80% साफ कर सकता है और अगले 2 महीने में क्षमता 100% गंदे पानी को साफ करने की होगी। लेकिन 8,372 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी दिल्ली की यमुना नदी कितनी है, यह आप समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष चुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कैबिनेट विस्तार भी राहुल गांधी की सलाह पर होगा। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस हाईकमान की नाकामी पर संज्ञान लिया और इसे देखते हुए राहुल गांधी इसी सप्ताह हिमाचल के सीएम समेत तमाम शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब करने वाले हैं। बीते 8 मई को भी राहुल ने कांग्रेस नेताओं को दिल्ली तलब किया था, मगर तब भारत पाक के बीच तनाव की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था और पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह दिल्ली में राहुल गांधी मीटिंग लेंगे। भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका है। राजस्थान में रविवार सुबह से ही भीषण गर्मी रही। दोपहर के बाद नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा सहित 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ और एमपी के अशोकनगर में ओले भी गिरे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। वाराणसी में 42.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को 20 राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने सोमवार यानी आज अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। 11 मई को बोर्ड के एक अधिकारी ने उनसे बात भी की थी। दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। उन्होंने सीरीज में 23.75 की औसत से रन बनाए थे। वहीं 8 में से 7 बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हुए। बीजी टीम में कोहली ने 9 पारियों में 190 रन बनाए, इनमें एक शतक शामिल था। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए हैं। विराट ने 7 दोहरे शतक लगाए। 2017 और 2018 में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर 51 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर हुआ था। उसके बाद पिछले 3 दिन से तीनों सेनाओं के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज पीएम ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, उसके बाद के हालात पर जानकारी दे सकते हैं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से अब तक पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 आर्मी, 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो चुके हैं, 60 घायल है। इसके अलावा 27 सिविलियंस की भी जानें जा चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ था। हालांकि पाकिस्तान ने लागू होने के 3 घंटे बाद इसे तोड़ दिया था। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में 15 जगहों पर ड्रोन अटैक किए गए थे, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।